हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1M पर। दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम घटना चक्र प्राचीन भारत का पार्ट 2 देखने वाले हैं। कल जो हम पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम 4 चैप्टर हम कवर किए थे। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जो भी जटिल प्रश्न होगा वो यहाँ से ज़रूर बन जाएगा और आसान प्रश्न भी बन जाएगा, लेकिन जटिल प्रश्न जो है वो अक्सर यहीं से रहता है, क्योंकि ये घटना चक्र का वन लाइनर फॉर्मेट में है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जैन धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे ऋषभ देव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, वह कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। अब सम्मिलित करना है, इसमें सम्मिलित करना है। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण। यदि आदिनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प। शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व। शंभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व। पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह। महावीर का सिंह और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण। अब है जैन तीर्थंकरों की सही कालक्रम है। अभिनंदन, पदम प्रभु, बिमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ। जैन तीर्थंकर का क्रम है अभिनंदन, पदम प्रभु, बिमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ। अब सम्मिलित करना है तीर्थंकर और निर्वाण स्थल। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल है अष्टपाद। ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टपाद। वासुपूज्य का निर्वाण स्थल चंपापुरी। वासुपूज्य का निर्वाण स्थल चंपापुरी। नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जयंत। नेमिनाथ का निर्वाण स्थल उज्जयंत और महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी। यानी सभी जो है वहाँ इसका देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गया। अब है महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडलग्राम यानी कुंडलपुर में। महावीर का स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम यानी कुंडलपुर में। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हुई? ऋजुपालका नदी के तट पर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था तो नाथ मुनि। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे है छठे जैन तीर्थंकर पदम प्रभ। प्रभास गिरी जिनका तीर्थस्थल है वे है छठे जैन तीर्थंकर पदम प्रभ। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए होता था कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म से का अंग है वह है जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म। अनेकांतवाद, सर्वस्तिवाद, शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म संबंधित सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करते थे विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म विश्वास नहीं करते थे विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व तथा 14 उपपूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह है अर्धमगधी। जैन धर्म लिखे गए हैं अर्धमगधी भाषा में। चंपा, पावा, सम्मोद शिखर और उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मोद शिखर। पार्श्वनाथ से संबंधित तीर्थस्थल है सम्मोद शिखर। थोड़ी गाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कीर्तांग तथा बृहत् कल्पसूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था थोड़ी गाथा। अब है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। सत्य कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। महावीर की माता त्रिशला या विदेहता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। महावीर की माता त्रिशला या विदेहता वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुआ। महावीर वर्धमान महावीर का संबंध में सही कथन है। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना गया। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया। वह महावीर स्वामी के संबंध में सही कथन है। उन्होंने 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना गया। उनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? प्राचीन जैन धर्म के संबंध में भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तत्परता प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अशुभ अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जैन दर्शन के संबंध में सही कथन है। जैन दर्शन दो मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं। वह अस्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है वह गुण कहलाता है। अगला है आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के जिस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है वह संप्रदाय है जैन परंपरा। समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखल्ली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखल्ली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति को अटलता में विश्वास करता था आजीवक। वह संप्रदाय जो नियति को अटलता में विश्वास करता था आजीवक। सुमेलित करना है आचार्य और सिद्धांत। लकुलिस पाशुपत का सिद्धांत दिया लकुलिस। शून्यवाद का सिद्धांत दिया नागार्जुन। जैन का सिद्धांत दिया भद्रबाहु। जैन का भद्रबाहु यानी भद्रबाहु जैन थे। आजीवक का मोकलीपुत्र गोसाल। आजीवक का गोसाल। अब है बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया आजीवकों ने किया। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जो है बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी।
भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजा द्वारा। होयसले मंदिर समर्पित है शिव को। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर यानी बाहुबली का विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित करवाई थी चामुंडा राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली का पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र है बाहुबली। अब हम पढ़ेंगे शैव और भागवत धर्म। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं शैव और भागवत धर्म। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। 4 युग कौन कौन है? कृत यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली यानी कलयुग जिसको बोलते हैं। आजीवक, मतम्यूर, मायामत तथा ईशान शिवगुरु देवी पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतम्यूर। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था मतम्यूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का। देव और उसकी शक्ति के योग। नयनार थे शैव अनुयायी। नयनार थे शैव अनुयायी। नयनार थे शैव अनुयायी। अब है पेयोगई, तिरुज्ञान, पूडम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवर संत नहीं था तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया गुप्त वंश के राजा ने। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया गुप्त वंश के राजा ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्योपनिषद में। देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्योपनिषद में। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। कालिका पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम आरंभ की भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ की भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हाल लिए प्रदर्शित किया गया बलराम। वह देवता जिसे कला में हाल लिए प्रदर्शित किया गया है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। हेलियोडरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। हेलियोडरस का वेशनगर अभिलेख संबंधित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है हेलियोडरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है हेलियोडरस का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडरस निवासी था तक्षशिला का। वेशनगर अभिलेख का हेलियोडरस निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में विभेदक लक्षण है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के विभेदों का लक्षण है वेदों के प्रामाणिकता आस्था। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है भागवत गीता। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व देता है भागवत गीता। गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। गीता के मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा वाचन किया गया था
नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, किष्किंधा कांड। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट हुआ था, किष्किंधा कांड में। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को जिस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया वह क्षेत्र है उत्तर भारत। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को जिस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया वह है उत्तर भारत। अब है धर्म और पवित्र स्थल। धर्म और पवित्र स्थल। जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी, हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना, ईसाई धर्म का वेटिकन। जैन धर्म का पावापुरी, हिंदू धर्म का पवित्र स्थल वाराणसी, इस्लाम धर्म का पवित्र स्थल मदीना, ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन। चलिए अब हम पढ़ेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अब हम पढ़ेंगे भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। राजा और राज्य। परघोत कहाँ का राजा था? अवंती का। परघोत राजा था अवंती का। उद्यन राजा था वत्स का। उद्यन राजा था वत्स का। परसेनजित राजा था कौशल का। परसेनजित राजा था कौशल का। अजातशत्रु राजा था मगध का। अजातशत्रु राजा था मगध का। अब है राज्य और राजधानी। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। कौशल की राजधानी साकेत या श्रावस्ती। वत्स का कौशाम्बी। मत्स्य का विराटनगर। अब है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। मानचित्र में ABCD द्वारा अंकित स्थल मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग, ये चारों को दर्शाया गया है। यानी A में है मत्स्य, B में है अवंती, C में है वत्स और D में है अंग। इस चारों को देखेंगे तो A यानी ये हो गया मत्स्य, भारत के इसको नाम है मत्स्य। ये है अवंती, ये है वत्स और यहाँ जो है नीचे से थोड़ा इधर साइड अंग है। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे। माध्यमिक नगरी कारकेट, विराटनगर यानी बैराट तथा रैड में से वे प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत तथा महाभाष्य में हुआ है, तो माध्यमिका और विराटनगर। महाभारत और महाभाष्य में किसका उल्लेख है? मध्यमिका और विराटनगर। उदयीन अशोक बिंबिसार तथा महाजनपद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन थे। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया उदयीन। उदयन वासव दत्ता का दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासव दत्ता का दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। गंधार, कंबोज, काशी तथा मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। अब आगे पढ़ेंगे हम। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान वह शहर जो प्राचीन मगध के साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य कर रहा था राजगिरी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र में।
16 महाजनपद की उल्लेख है अंगुत्तर निकाय एवं भागवती सूत्र में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपद का उल्लेख मिलता है 22 का। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जनपद का उल्लेख मिलता है 22 का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अही क्षेत्र। 16 महाजनपदों का युग में मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। अब आगे हम पढ़ेंगे। चंपा राजधानी थी अंग की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक या अस्सक। गोदावरी नदी के तट पर था अस्मक या अस्सक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रिज। गिरिब्रिज राजगिरी पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा कौशाम्बी। मगध की राजधानी नहीं रही कौशाम्बी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। अजातशत्रु का वंश का नाम था हैर्यक वंश। मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु। मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद यानी उग्रसेन। मगध में नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद उग्रसेन। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है हैर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मगध पर शासन किया हैर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था महापद्म नंद। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना था महापद्म नंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था बिंबिसार के दरबार से। कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है यमुना नदी के तट पर। कालपी नगर जिस नदी पर है यमुना नदी पर। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल की राजधानी अही क्षेत्र। कौशल का साकेत या श्रावस्ती। वत्स का कौशाम्बी। फिर से राजधानी का मिलन करना है महाजनपद और राजधानी। मत्स्य का विराटनगर। सूरसेन का मथुरा। अस्मक का पोतन। चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद हैं? 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के 16 महाजनपद में से अभी भी 8 है। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रख करती थी। उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। चलिए
अब हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण। दोस्तों इसको देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए, यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद राजा का। मगध का राजा जो सिकंदर महान का समकालीन था घनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। राजा और वंश। डेमेट्रियस हिंद यूनानी था। डेमेट्रियस हिंद यूनानी वंश का। रुद्रदामन शक वंश का। रुद्रदामन शक वंश का। गंडोफार्निस पहल्लव वंश का। गुंडोफार्निस पहल्लव वंश का। और भीमकडफिसस कुषाण वंश का। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्सग। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों को सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्सग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया, पुरु यानी पोरस को, निर्याकस, अंसिक्रेटस, डायमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया तो डायमेकस। चलिए अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य देखने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य वर्धन कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य राजवंश। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में। किस ग्रंथ में मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन है चंद्रगुप्त मौर्य का? तो विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। अगला है प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज में से सेंड्रोकोटस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का और बिंदुसार के। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांत की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर
मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की सामंत पासादिका में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष को सामंत पाशदिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है वह है पाटलिपुत्र। जिस प्राचीन नगर का अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है वह पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। दक्कन की विजय प्राप्त की चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनका अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको हराया चंद्रगुप्त ने। सेल्यूकस, जिसने अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको हराया चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। दिया गया मानचित्र संबंधित है। ये मानचित्र किससे संबंधित है? तो अशोक से उसके शासनकाल में अंतिम समय से। अशोक से उसके शासनकाल में अंतिम समय से। चलिए अगला प्रश्न है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना किया अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है दूसरे और 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है दूसरे और 13वें शिलालेख में। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग का निर्माण कराया अशोक ने। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि भाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक और दशरथ। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था अशोक और दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवक कहते हैं व्यापारियों के कफीले को। सार्थवाह कहते हैं व्यापारी के कफीले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो प्रायः प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में सांची का प्राचीन नाम था काकनाम। सांची का प्राचीन नाम था काकनाम। स्थान और स्मारक भग्नावशेष। कौशाम्बी घोषिताराम मठ। कौशाम्बी से घोषिताराम मठ। कुशीनगर से रानाभर स्तूप। कुशीनगर से रानाभर स्तूप। सारनाथ से धमेक स्तूप। सारनाथ से धमेक स्तूप। श्रावस्ती सहेत महेत। श्रावस्ती से सहेत महेत।
सम्राट अशोक के तीर्थ यात्रा सही क्रम में है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। सम्राट अशोक के तीर्थ यात्रा सही क्रम है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाज गाढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोक के कालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है शाहबाज गढ़ी, वह अभिलेख जो अशोक के खरोष्टी लिपि में था शाहबाज गढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजदेशों का सबसे पहले विकूटन या डिस्फायर किया जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजा देशों को सबसे पहले विकूटन या डिस्फायर किया जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला अनुराधापुर। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह प्रियदर्शनी या पियदिश। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह प्रियदर्शी या पियदिश। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। स्तंभों का सैपट सुंडाकार है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है। स्तंभों का सैपट सुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलिम अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडगेलम अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। वह उभयदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है कंगनहल्ली में। वह उभरदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रण्यो अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है कंगनहल्ली में। अशोक का रुमनी देय संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुमनी देय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भबरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भबरू स्तंभ में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली है कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13वां। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है हाथी गुफा अभिलेख में। किस अभिलेख में कलिंग विजय है? हाथी गुफा अभिलेख में। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक और सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12वां। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक का जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है दूसरा और 13वां शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है सातवाहन।
चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि और पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि वह पाबंदी पशुओं पर वध थी, 5वां शिलालेख में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं पर वध की गई थी, 5वां स्तंभ लेख। टॉलमी फिलाडेल्फस तुर्मे जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक का राजनय संबंध था, वह है मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पहल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों सुदूर देशों से जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, मौर्य का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पहल्लव में से वह राजवंश जिसके सुदूर देशों में जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, मौर्य का। अशोक के धर्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धर्म की मूल संदेश है शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है शाहगौड़ा ताम्रपत्र। प्राचीन भारत अभिलेख में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है शाहगौड़ा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज भारत आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सत्य कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत के जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, मेगास्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगास्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। मौर्य नरेश द्वारा किए गए विकास के संबंधों में सही है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकासों के संबंध में सही है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित होता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का संबंधित था समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, पौतवा अध्यक्ष। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप के प्रभारी था, पैतवा अध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी संबंधित था मार्ग निर्माण से। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी संबंधित था मार्ग निर्माण से। पंको दक्षिणोरोध मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोद
सनिरोध मौर्य प्रशासन में द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने वाले पर। सही सम्मिलित है अधिकारी और काज। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। तलार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। पटकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी। पटकोल ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी। बलाधिपि चुंगी का रक्षक। बलाधिपि चुंगी का रक्षक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में था। धर्म अस्थायी और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से यह न्यायालय में अस्तित्व में था। धर्म अस्थायी एवं कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किया दरवीरों ने। गांव के शासन स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किया दरवीरों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद अनुमति दी गई तो अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत के ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक विस्तार था वार्त्य क्षत्रियों का। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वार्त्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, त्सिंग। प्राचीन भारत में यात्री आए मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग और त्सिंग। व्यक्ति और अन्य नाम। चंद्रगुप्त का अन्य नाम सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात। बिंदुसार का अन्य नाम अमित्रघात। अशोक का अन्य नाम पियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक का अन्य नाम पियदर्शी या प्रियदर्शी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव की और उसने सिंहासन हथिया लिया। शुंग वंश के विषय में सत्य कथन अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मगध में शुंग वंश की स्थापना की। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। मौर्य काल में पण्यम था आपातकालीन कर। मौर्य काल में पण्यम था आपातकालीन कर। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। गिरनार में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। बराबर पहाड़ियों की गुफा के विषय में सत्य कथन है। इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं पर आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख है। बराबर पहाड़ियों की गुफा के विषय में सत्य कथन है। इन पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। इन तीनों गुफाओं के दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये अभिलेख उन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है। सही सम्मेलन है सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मौर्य काल मूर्तियाँ में मणिभद्र यक्ष नाम का अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। मौर्य काल मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। चलिए अब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में पढ़ेंगे हम वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे का सिक्के जारी किए स्ट्रेटो द्वितीय। वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे का सिक्के जारी किए स्ट्रेटो द्वितीय। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजीत में से वह एक जो अन्य तीनों का एक समसामयिक नहीं है मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धि वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने। बिना बेगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर बिना बेगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने। बिना बेगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया रुद्रदामन ने। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों था अगाथोक्लिज। किसके सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण था अगाथोक्लिज। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अंतिम दुर्लभ सिक्कों प्रचलित किए वह धातु थी ताम्र। कार्दमक क्षत्रपों ने जिस धातु में अंतिम दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह है ताम्र। अब शासक और राजवंश। डेमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शुक, गंडोफार्निस पहल्लव, भीम कुषाण। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किए कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोना सिक्का जारी किए कुषाणों ने। नियमित रूप से सोना सिक्का जारी किए कुषाणों ने। बिम, कडफिसस, कनिष्क, नहापन और बुद्धगुप्त ने जिससे सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय प्राप्त है बिम कडफिसस। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए बिम कडफिसस। बिम कडफिसस, कुजुल कडफिसस, कनिष्क तथा हर्मवीज में से जिसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था बिम कडफिसस। सोने के सिक्के नियमित उपयोग के लिए किया था बिम कडफिसस। योद्धा सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। योद्धा सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय भगवान का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख तिथि है 81 सन ईस्वी सन की। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है 81 ईस्वी सन की। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत आरंभ हुआ 78 ईस्वी में। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्ष का। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का। विक्रम संवत आरंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। 1931, 52, 2066 और 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है 1931।
दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष है 1931। अमोघ वर्ष वसुमित्र, कालिदास तथा कंबन में से वह जो कनिष्क का समकालीन था। अमोघ वर्ष और वसुमित्र। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन और पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार में नहीं था। पतंजलि। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों की उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। अमोघ वर्ष पार्थिव, वसुमित्र, विशाखदत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था। विशाखदत्त। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी मिलती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत में राज किया कन्नब वंश। पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव और समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश था सातवाहन। सीमुख संस्थापक थे सातवाहन वंश के। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया, पांचाल। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया, पांचाल। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर फैली थी। मौर्य और कुषाण का। मौर्य और कुषाण का सीमा भारत के बाहर भी फैली थी। बाल विवाह का प्रथा आरंभ किया कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी सिक्के का अनुपात था 1:35। राजवंश सिक्कों की धातु सुमिलित करना है। कुषाण स्वर्ण और ताम्र। कुषाण स्वर्ण और ताम्र। गुप्त स्वर्ण और रजत। गुप्त स्वर्ण और रजत। सातवाहन चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन। सातवाहन चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन। कलचुड़ी स्वर्ण, रजत, ताम्र। कलचुड़ी स्वर्ण, रजत, ताम्र। सही सुमिलित करना है। गंधार कला का संबंध कुषाण से। गंधार कला कुषाण से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम। मिलिंद पन्हो मिनांडर। मिलिंद पन्हो मिनांडर। तक्षशिला लेख पतिक। तक्षशिला लेख पतिक। अफगानिस्तान की बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है, जो कला शैली भारतीयों और यूनानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है वह है गंधार। जो कला शैली भारतीयों और यूनानी का मिश्रण है गंधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम रूप में होता था गंधार मूर्ति। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग के रूप में होता था गंधार मूर्ति कला। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हून। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण और हून। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों में अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन की सबसे लंबी सूची है मत्स्य पुराण में। सातवाहन की राजधानी अवस्थित है अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। सातवाहन की राजधानी है अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। एक्का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख से। राजवंश और राजधानी। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी पैठन। सातवाहन की राजधानी पैठन। कदम्ब का वनवासी। चंदेल का राजधानी
महोबा। चंदेल की राजधानी महोबा। सही कालानुक्रम है सातवाहन वाकाटक चालुक्य। सातवाहन वाकाटक चालुक्य। सत्य कथन है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषा का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषा को अपनाया। सत्य कथन है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष के अधिक प्रोत्साहित किया। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहित किया। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है अमरावती में। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है अमरावती में। अभिलेख और शासक। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त से। भित्री अभिलेख स्कंदगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया इक्ष्वाकु को। वह वंश जिसके शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया इक्ष्वाकु को। सत्य कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। जैन धर्म का संरक्षक था खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश महामेघवाहन से। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश महामेघवाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान था विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित है उज्जैन से। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित है उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल को 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की बालपुत्र देव ने। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक हैं अनाम नाविक। पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के लेखक है अनाम नाविक। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्ति करते हैं। जय हिंद जय भारत।